बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और वंस अगेन बहुत ही खास खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खास तबसरों के साथ भी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान शायद वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर किसी भी बात पर सियासत हो सकती है। जैसे कि आजकल रोटी सियासत अरूज पर है। लेकिन इस सियासत से मुझे इख्तलाफ नहीं है, वो मैं आपको रीजन उसके आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि रोटी सियासत असल में हो क्या रही है। पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखते हुए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफियों से गुफ्तगू की और जब अपने लोगों के साथ वो बैठते हैं तो कुछ अपने दिल की बात भी करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने दिल की बात ये की कि भाई अभी तो कोई कारकर्दगी इतनी खास नहीं है, कारकर्दगी अच्छी होगी कोट अनकोट तो मैं डेफिनेटली अवाम में जाऊंगा और मैं बिल्कुल भरपूर तरीके से सियासत भी करूंगा। ये बात जब मरियम नवाज साहिबा को पता चली तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के जरिए फुल सपोर्ट दी अपने वालिद साहब को भी और ताहयात कायद को भी कि भाई हम सबसे पहले जो इकदाम करते हैं वो है जी पंजाब के अंदर जो रोटी है जो कि 20 रुपए की मिल रही थी उसको 16 रुपए का करके, साथ ही साथ आटे का थैला जो है वो भी सस्ता किया गया, उसमें तकरीबन कोई 500 रुपए की कमी की गई। कल तक ये खबर इतनी बड़ी नहीं थी और खबर तब बड़ी बनी जब पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम हैं और नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं और विफाक के अंदर हुकूमत के करता धरता वही हैं और सबके चहीते भी वही हैं। इदारों के साथ भी उनकी बन रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी बहुत बन रही है, पीपल्स पार्टी के तो बहुत फेवरेट है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन विफाक से जैसे ही रोटी सस्ती की जाती है, विफाक से पेट्रोलियम प्राइसेस इस हद तक बढ़ जाती हैं कि लगभग इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ पेट्रोल अराउंड 300 हो चुका है। डीजल की कीमत में रातों रात 8 रुपए इज़ाफ़ा हो चुका है और डीजल की कीमत में इज़ाफ़ा इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर रोटी सियासत कर रही है, जिसका मतलब है कि रोटी को सस्ता करना है, तो उसके लिए किसानों को जो पूरा एनवायरनमेंट देना है, गंदम उगाने का, आटा उगाने का, ये तमाम चीज़ें, उसके लिए उनको जो रॉ मटीरियल है वो सस्ता मिलना चाहिए। तो डीजल का महँगे होने का मतलब ये है कि रोटी सस्ती होने को फिर से खतरा है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर रोटी का महँगा होना और सस्ता होना हेडलाइंस बनता है। जब ये इक़दाम हुआ, पंजाब ने रोटी सस्ती की, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का भी आगाज़ हुआ। कुछ लोगों की माने तो नक़ल का भी आगाज़ हुआ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा ने किया। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इस चीज़ को बिल्कुल, बिल्कुल भी सराहा नहीं गया कि जी जो रोटी सस्ती की गई है, इससे क्या होता है? ये तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन हमने देखा कि चंद ही घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मरियम नवाज की 16 रुपए की रोटी का जवाब खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुपए की रोटी से किया और मुझे ये कंपटीशन यकीन जाने मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि फायदा किसी और का नहीं हो रहा, सिर्फ इस रोटी सस्ती करने के चक्कर में फायदा अवाम का हो रहा है और यही हम चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो कि मैं आज जिससे आगाज भी करूंगी और मैं पूछना चाहूंगी अपने तमाम तर पैनलिस्ट से कि क्या हुकूमतें ऐसी चलती हैं कि अगर ताहयात कायद ने अवाम में निकलना है तो उनकी फरमाइश के मुताबिक जो महंगाई है उसको कम किया जाए। अगर फेडरल गवर्नमेंट को सूट करता है तो वो पेट्रोल को सस्ता रखेंगे या मजीद महंगा करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब हों या सूबे हों या खैबर पख्तूनख्वा हो, अगर उन्होंने कंपटीशन में जाना है तो उस कंपटीशन के चक्कर में कि वैसे चाहे उनको आवाम की परवाह हो या ना हो, लेकिन क्योंकि पंजाब में और क्योंकि मरियम नवाज ने रोटी सस्ती कर दी है तो हम अपनी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है जिद से और कंपटीशन से रोटी सस्ती करेंगे। तो नियत जो भी हो, इरादा जो भी हो, उसका फायदा आवाम को पहुंचा तो मेरी नजर में एक अच्छी खबर है और ईद के बाद ये पहली अच्छी खबर आई है जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नून लीग जो है वो एक बयानिया बना के चलती रही है तब से, जब से नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला और आज तक, कि जी वोट को इज्जत देना है और साथ ही साथ जी उस टाइम पर जो जनरल फैज थे और जो उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने सियासत के अंदर इंटरफेयर भी किया। और खास तौर पे जो फैजाबाद धरना था वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। आज उसका भी कच्चा चिट्ठा खुल कर के सामने आ गया है। जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूँ बाकायदा तौर पर जो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि सारा कसूर उस टाइम की पंजाब हुकूमत का है और उस टाइम पर पंजाब हुकूमत के करता धरता शहबाज शरीफ साहब थे कि उन्होंने आने क्यों दिया विफाक के अंदर उन तमाम तर लोगों को धरना करने के लिए। और फिर जो भी मारधार हुई, जो भी नुकसान हुआ, वो सब किसी इदारे के खाते में नहीं आता, बल्कि वो उस टाइम की पंजाब की सिविलियन हुकूमत के खाते में आता है। और ये बहुत बड़ी आज के दिन की शिकस्त है नून लीग के बयानिए की। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अवाम की बात करेंगे। शौकत यूसुफ जही साहब, मरियम नवाज ने तो अच्छा इकदाम किया अपने वालिद साहब को पब्लिक में निकालने के लिए। आपने जो है पहले उनको क्रिटिसाइज किया और फिर आपने उनको कॉपी कर लिया। और कॉपी का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सारे नून लीग वाले कह रहे हैं कि आप लोग खुद से कुछ नहीं सोचते। आपका जो भी इकदाम होता है ना,
वो अगलों की रीस करके, कॉपी करके होता है सर। मुझे जॉइन किया हुआ है जी शौकत यूसुफज़ई साहब ने, मुश्ताक मिन्हाज साहब ने और मुझे जॉइन किया हुआ है जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने। शौकत यूसुफज़ई साहब सवाल मैंने आपके सामने रखा है सर, जवाब दीजिए। डेफिनेटली हम तो ये तस्वर कर रहे थे कि पंजाब में रोटी 10 रुपए होगी क्योंकि गंदम ही वहीं पैदा होती है, आटा भी वहीं से आता है। तो हमारी तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन लगती है, इसके बावजूद भी अगर हम 15 पे दे रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी देखिए सिर्फ एक रोटी तो नहीं है ना कि रोटी हम सस्ती करके हम कहें कि जी हमने महंगाई खत्म कर दी। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो एशिया में सबसे महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। तो आप ये सोचें कि महंगाई ज्यादा है, ऊपर से जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 1.9 है, जो सबसे लोएस्ट रेट पर है रीजन के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब ये कि इसमें सिर्फ एक रोटी सस्ते करके हम आवाम पे कोई एहसान कर रहे हैं, चाहे हमारी हुकूमत है चाहे उनकी है। मैं तो खुलकर बात करूंगा, मैंने उस दिन भी अली अमीन साहब को मैसेज किया कि जी ये जो सब्जियों की कीमतें में इजाफा हुआ है रमजान के बाद ईद के अंदर, तो ये अपनी इंतजामिया से कहें कि इस पे एक्शन लें। क्यों 300 रुपए 100 रुपए 400 रुपए तक टमाटर किलो पहुंच रहा है? तो मैं मशकूर हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ आपके जरिए भी कि उन्होंने फौरन उस पे जो उनकी जो कमेटियां होती है उनको सरगर्म किया। तो ये देखें बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुद साख्ता होती हैं। गोश्त जो है वो खुद साख्ता बढ़ गया था, मुर्गी की कीमतों में अचानक जो है इजाफा हो जाता है, हालांकि मुर्गी की प्रोडक्शन में इजाफा होता है लेकिन फिर भी आप देखें तो कीमतों में। तो ये जब हुकूमत किसी और तरफ तवज्जो देने लगती है और जो अवामी इशूज है उसको छोड़ देती है, तो उससे ये नतीजा निकलता है कि कुछ महंगाई तो होती है, कुछ जो है ना वो जबरदस्ती प्लस करके वो लगा देते हैं और वो कहते हैं जी बस वो पीछे से सामान ही कम आ रहा है। तो ये जो तलब कसरत का इशू है उसको लोग बड़े आसानी से बना लेते हैं कि जी बस वो देखो मांग ज्यादा है और ये सामान आ नहीं रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये खुद साख्ता होता है, इस पे गवर्नमेंट वही कामयाब रहती है जो इस पे नजर रखे। तो ये जो एक्शन हुआ है हमारे ज़ार शातूर हुए हैं वजीर खुराक, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ, ठीक है मैं पार्टी का रुकन हूँ, लेकिन मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब्जियां हो, खाने पीने की और अशिया हो। अगर हम देखें ना, अगर पेट्रोल महंगा कर रहा है वफाक और हमारा बस नहीं चल रहा है और इस तरह महंगी हो रही है, रोजाना हम देखते हैं तो इजाफा कहीं ना कहीं से शुरू हो जाता है, तो उस पर भी हमारा बस नहीं चल रहा है। लेकिन ये कि जो सूबे के अंदर जो चीजें दस्तयाब हैं उस पे हमारा बस चल रहा है, तो मैं उसका भी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अभी रमजान ईद थी, ईद की वजह से वो था, लेकिन हम फौरन उस पे और काफी टीमें बनी और मैंने देखा कि मजिस्ट्रेट और मेरा तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, आप उनको मैसेज करते रहते हैं। आप मेरे तवज्जुह से भी ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि वेल डन, वेरी गुड। उन्होंने जिस चक्कर में भी रोटी सस्ती की है बहुत अच्छी बात है, ये हेल्दी कंपटीशन है, ये आगे भी होना चाहिए और यही तो वो असल काम है जो कि सूबों को करना है कि अगर एक सूबे ने ये काम किया तो हम उससे बढ़ करके अच्छा काम करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा शौकत साहब, मैं वापस आऊंगी आपके पास ढेर सारे और सवालात लेकर के। मुश्ताक साहब, आपसे मेरा सवाल अलग है। सस्ती हुई रोटी मरियम नवाज ने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज को सराहूंगी और उन्होंने मजबूर किया बाकी सूबों को उनको फॉलो करने के लिए और कॉपी करने के लिए, चले अगर मैं आपका लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, इफ इट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस सर। लेकिन सर इसका एक और नजरिया भी है, जहां से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि विफाक में शायद कोई है जो ये नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब अवाम में आए, क्योंकि पंजाब वाले तो चाहते हैं और जहां पे नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है वहां पंजाब में हमें इफेक्ट आना शुरू हो गया। कौन है जो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब अवाम में ना आए? आपने रातों रात पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी बढ़ा दी, तो सस्ती रोटी का क्या करना है भाई? शुक्रिया बेनिश। हमारा इशू चूंकि एक ऐसा पूरी तौर पे हम अपने रिजल्ट निकाल लेते हैं, तजिए भी कर लेते हैं, फैसले भी सुना देते हैं, हुक्म भी दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में कोई ऐसा बंदा हो जो कि अपना बाहर निकालना चाहता हो और वफाक में कोई ऐसा है जो कि उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो एक अच्छी शुरुआत की है पंजाब ने, मरियम ने दिन रात मेहनत करके, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और लोगों में जा रही है, मसाइल का बराह रास्त उसको इदराक हो रहा है, इशू उसको पता लग रहे हैं
तो उसके साथ-साथ एक हमने, आप भूल जाते हैं सारे लोग, कि हमने हुँ। एक आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और उसकी बहुत सारी उसकी शराइत हमने मानी है, और ये एग्रीमेंट जो है ना, आपको याद होगा, वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया था। और उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जब उन्होंने देखा कि आइंदा एक अद्भुत बात कामयाब होने वाली है, तो उन्होंने उसको उसकी प्राइसेस नीचे कर दी, और फिर पूरी हुँ। दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जो है, वो लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में लोग किसी भी सूरत में कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मेरी ये गुज़ारिश है कि जब ज़ाहिर है इंटरनेशनल, आपको पता है कि एक गल्फ़ के अंदर एक सूरत-ए-हाल है, पहले से मौजूद थी, अपना टेंशन तो थी ग़ज़ा के अंदर, अब ईरान का भी एक हमला हो गया, फिर खित्ते में और सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई है, और यूक्रेन और रशिया की वार भी जो है ना, अब मेरे ख़्याल में दूसरे साल में दाखिल हो गई है। तो इंटरनेशनल जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी, तो हमारे लिए ये हुँ। मुमकिन नहीं हो सकेगा कि हम जो है ना यहाँ पे और सब्सिडी दें। तो जहाँ पर गुंजाइश बनती है, और मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, अगरचे हमारी उनकी जमात के साथ शायद कोई इख्तलाफात हों, इख्तलाफ राय हो, लेकिन अगर हुँ। उन्होंने मरियम नवाज के इस इकदाम के पंजाब में रोटी सस्ती हुई है, उन्होंने भी किया है, और आइंदा जब तक हम कोई तकरीबन कोई मंथली 15 से 20 हज़ार रुपए एक सबसे गरीब तरीन शख्स की जेब के ऊपर हम रिलीफ नहीं देंगे, तो उस वक्त तक ये सफर जारी रहना चाहिए। ये एक रोटी तक महदूद नहीं होना चाहिए। जहां-जहां तो आईएमएफ के साथ आपने कोई बात की है और आपने कोई हुँ। कमिटमेंट दिया है, तो वो कमिटमेंट आपको पूरी करनी चाहिए। लेकिन जिस-जिस जगह से आपको अगर बिजली की कोई ऐसी हाइडल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और अब वो यानी कंप्लीट होने के नजदीक हैं, जो उनकी उनके जो बिजली है वो कमीशन कर दें हम नेशनल ग्रिड के साथ, तो हमें अगर हाइडल की बिजली सस्ती पड़ रही है, तो हमें बिजली के निर्ख भी सस्ते करने चाहिए। इसी तरह फौरी तौर पे हमें जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा था, उसको भी जो है ना पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हुँ। एलएनजी की बजाय अगर हमें हमारे सिस्टम के अंदर गैस आ जाए, तो आम आदमी जो है ना वो उसके लिए गैस के निर्ख भी सस्ते होने चाहिए। तो ये इस काम के लिए लगातार और मुसलसल काम है। ये किसी की फतह और शिकस्त नहीं है। ना मैं इसको जो है ना कोई पीटीआई की शिकस्त और अपनी फतह समझता हूँ, ना मैं अपनी शिकस्त और उनकी फतह समझता हूँ। ये एक मुसलसल हुँ। लोगों को रिलीफ देना, लोगों ने इसीलिए हुकूमतें किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो अवाम के लिए जो है ना वो बेहतर फैसले करें, और उनके लिए जो है ना अच्छे तरीके से उनका अच्छी बात है अपना मुश्ताक साहब, आपने उ उन किया, उन वरना उन मुझे तो उनका लगा साथ कि दें। हुकूमतें इसलिए बनाई जाती हैं कि जो बड़े ओहदों पे बैठे लोग हैं, उनका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा हो। लेकिन आपका और पीटीआई का जो एक कॉम्पिटिशन चला है, रोटी सियासत ही सही, ये बड़ा अच्छा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने आपको फुल सपोर्ट करके आपकी हुकूमत बनाई, वो है पीपल्स पार्टी। मैं उनके पास जाना चाहूँगी, ज़ुल्फ़िकार बदर साहब। मुझे लगता है कि आप इस कॉम्पिटिशन की लीग में नहीं हैं। आप किससे मुकाबला कर रहे हैं? केपीके ने रोटी सस्ती कर दी, आपको कोई परवाह नहीं। पंजाब ने रोटी सस्ती कर दी, आपको कोई परवाह नहीं। ये दोनों एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि इन्होंने 16 रुपए की कर दी है, हम 15 की करके दिखाएँगे। आपकी तो 4 साल इन फैक्ट नॉट सॉरी 4 साल, आपकी तो चौथी दफा ये सिंध के अंदर जो है ये हुकूमत बनी है। और चौथी दफा में भी आपने रोटी कम नहीं की। आप किसके साथ सर मुकाबला कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा ये जो आपने बात की है हेल्दी कंपटीशन की। ये हेल्दी कंपटीशन के अंदर ये जो प्राइसेस स्लैश डाउन किए हैं रोटी की, जिसमें 16 रुपए और 15 रुपए पंजाब और केपी ने रिस्पेक्टिवली किए हैं, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसको हमारी हुकूमतें हैं सिंध और बलूचिस्तान में, उधर के भी चीफ मिनिस्टर्स इसके ऊपर सोच रहे हैं कि हम भी इस हेल्दी कंपटीशन का हिस्सा बने। और बाकी तमाम जो सूबे हैं लाइक पंजाब और केपी, जिन्होंने ये प्राइसेस ऑलरेडी कम कर दी हैं और चीफ मिनिस्टर्स ने इनिशिएट किया है, ये मामला सिर्फ रोटी तक नहीं, ये दालों तक, सब्जियों तक और रोज़मर्रा की अशिया तक भी आना चाहिए। और ये एक हेल्दी कंपटीशन है, इसको सारे लोग ये अप्रिशिएट करेंगे, ख्वाह किसी का तल्लुक किसी भी पार्टी से हो। बिकॉज ये जो मामला है ये अवाम को रिलीफ देने का है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के जो भी स्ट्रेटजी बनाती हैं, जो भी अपनी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है, वो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्टेबलाइज करना है और अवाम को रिलीफ देना है, ख्वाह वो किसी भी तरीके से हो। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप।
और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें हैं सिंध और बलूचिस्तान में, उधर भी आप देखेंगे कि लोगों को आगे उधर जो है रिलीफ मिलेगा बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सेक्टर्स में। तो हम भी हेल्दी कंपटीशन पे बिलीव करते हैं, और ये हमने, चूँकि ये डिसीजन मेकिंग चीफ मिनिस्टर ने है, तो वो ख़ुद वहाँ पे इस चीज़ को ज़ेर गौर ला रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और साहब आपने उनको बताना था ना कि भाई अगलों ने कर दिया, आप बहुत पीछे रह गए हैं, आपको तो पहले करना। आपके पास तो एक्सपीरियंस इन दोनों सूबों से ज्यादा है, आपकी तो टीम भी लगभग वही है जो कि पिछली दफा और उससे पिछली दफा की थी, तो इतना डिले क्यों हुआ? बस चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर इनिशिएट किया है, मामलात मीटिंग बुलाई है और इसके ऊपर सारे मुशावरत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोई ना कोई अच्छा इकदाम नज़र आएगा आपको। दोनों चीफ मिनिस्टर्स इसके ऊपर ज़ेर गौर लेके आ रहे हैं मामलात को और मुशावरत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, बिकॉज ये एक अच्छा स्टेप है और इस पर तमाम हमारी पार्टी की लीडरशिप भी यही समझती है कि हमें भी इस हेल्दी कंपटीशन के अंदर सिंध के और बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो इसमें कोई 2 दिन बाद भी अगर ऐसा फैसला हो जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। असल बात यह है कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो 1 दिन बाद है या 5 दिन बाद है, मिलना चाहिए, बस असल बात यह है। बहुत अच्छी बात की, फेयर एनफ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जो है हम फैजाबाद जोन में एंटर होंगे, मतलब नहीं, उस जोन से मेरा मतलब है कि फैजाबाद धरने की जो रिपोर्ट आई है, कितने सफात है जी? 149 सफात। मतलब मैंने अभी पूरे पढ़े नहीं है, लेकिन जितने मैंने पढ़े हैं ना, नून लीग के लिए उसके अंदर कोई खैर की खबर नहीं है। मुश्ताक साहब जरा फास्टन योर सीट बेल्ट हो जाए, छोटा सा ब्रेक ले लें, वापस आते हैं तो इसके ऊपर जरा सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज करते हैं। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार बदर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिन्हाज साहब ने, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, जो टीजर मैं छोड़ के गई थी शो के शुरू में ब्रेक पर जाने से पहले भी, मसला ये है कि रिपोर्ट के बाद जो तमाम तर सूरत हाल सामने आई है, वन लाइनर जो है ना, जिसने बेसिकली नून लीग के बयानिए को तबाह कर दिया, यानी तबाह दे, क्योंकि नून लीग का ये बयान था कि जी फैजाबाद धरना वाज अ साजिश, वो एक फैसिलिटेशन थी। किस लिए थी? कि जी नून लीग को फिक्स करना है, नून लीग की आर्म ट्विस्टिंग करनी है। हालांकि उस टाइम पे जो वजीर आजम थे वो शायद खाकान अब्बासी साहब थे। और जो वन लाइनर मैं आपको दे रही हूँ इस 149 सफात को पढ़ने के बाद, वो ये है कि ये ऑर्गेनिक किस्म का एहतजाज था, ये धरना ऑर्गेनिक धरना था, इसमें कोई साजिश नहीं थी। और जितने लोगों ने भी कमीशन के सामने उस वक्त की हुकूमत में से, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी साहब हो, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हो, जितने भी सिविलियन और हुकूमती ओहदेदार इस कमीशन के सामने प्रेजेंट हुए, उन्होंने किसी इदारे को, किसी जनरल फैज हमीद को, किसी जनरल बाजवा को कोई मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया है। सर, ये आपके लिए शौक है कि आपको पहले से ही पता था और आपने सिर्फ जनरल फैज हमीद के नाम के ऊपर सियासत की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि उसमें हमारे उन ज़ुमा का नाम नहीं आया जो कि चिलमन से लगे बैठे थे और उन्होंने हमारा ही नाम लिया, जो हम बरसरे मैदान बाल बिखराए बैठे उस वक़्त भी और अब भी। तो यकीनन ज़रा कहने को तो हमारी हुकूमतें थी, पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, मरकज़ के अंदर शायद खाकान अब्बासी थे, और ये धरना लाहौर से शुरू हुआ, इसका जुलूस, और फिर करते करते वो इस्लामाबाद पहुंचे। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी रास्ते में, आपको पता है कि ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट होते हैं या कोई सूबाई हुकूमत होती है, ये इस मुल्क के अंदर जितने भी सूबाई हुकूमत या पॉलिटिशियन के ताबे होते हैं, इसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे शौकत भाई हैं उनको भी पता है, और जुल्फिकार भाई भी हैं उनको भी पता है। हम लोग तो आप समझ लें कि बस कोई अल्लाह तवक्कल हमारा निज़ाम चलता है। अब इसमें सारी चीज़ें कहने वाली भी नहीं है और सारी चीज़ें छुपाने वाली भी नहीं है। वहाँ पर हमें ये बताया जाता था कि अगर रास्ते में हम उनको रोकें, और बाई फोर्स हम रोक सकते थे, और वैसे भी आपको पता है हमें तो ताना दिया जाता था कि जी ये जीटी रोड की जमात है, और जीटी रोड में मुख्तलिफ फजला आते हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स भी थी, हम रोक भी सकते थे। लेकिन जब आप जो हवा के मुखालिफ चल रहे हों पाकिस्तान में, और कुछ लोगों की मर्जी और मंशा के बगैर चल रहे हों, तो आपको फिर रास्ते में नहीं रोकना चाहिए। रास्ते में कोई कैजुअल्टी हो जाती
तो फिर जो जो जिस लेवल का क्राउड फैजाबाद 3-4-5 दिन उसने लोगों की जिंदगी अजीरन बनाए रखी, उसमें इजाफा आप समझ लो 10 टाइम्स हो जाता। तो हम चाहते थे कि जी उनको भी समझ आ जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई लाश तलाश करने वाले लोग मौजूद थे। हमारी सारी कोशिश ये थी कि कोई लाश उनको ना मिल सके, और हम हमारी हिकमत अमली जो थी कि कोई ऐसा, यहाँ पर तो ऐसा भी हो जाता है कि आप अपना, मुझे याद है कि जब आपको पता है मशहूर और मारूफ ताहिर कादरी साहब के घर के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसका आज तक बड़ा उसके बाद मीडिया के जरिए PMLN को, अपना राना सनाउल्लाह को, उस वक्त वजीर कानून थे, उस वक्त डॉक्टर तोकीर शाह को, शहबाज शरीफ साहब को कि जी बड़ा जी उधर जुल्म हो गया जी, फलां हो गया जी, पुलिस ने एक्शन कर दिया जी, खवातीन भी उसमें शहीद हुई, फलां शहीद हुए। आप उसमें देखें उसकी फिर रिपोर्ट आई और क्यों उसको यानी घुमा फिरा के गायब कर दिया गया, इसलिए कि गोलियां जो थी, जो कमीशन के सरबराह थे, उन्होंने वो पोस्टमार्टम गोलियां बिल्कुल बंदे के करीब से मारी गई और नीचे से मारी गई, गर्दन से निकाली गई। पुलिस की जो गोलियां थी ना वो दूर दराज की थी, और उनकी गोलियां जो थी वो बाज लोगों को लगी ही नहीं है। मुश्ताक साहब, आपकी जो बात से ना, आपकी बात से सर ये तासुर जा रहा है, और एटलीस्ट जो मैं समझ पाई हूं, और इसलिए मैं रिपीट करी हूं, जस्ट अलाउ मी एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अग्री करें अगर मैं ठीक हूं, कि मैं ये समझ पाई हूं कि आप बड़े खुश हैं ये 149 सफात की जो रिपोर्ट आई है, और इसलिए खुश है कि सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है, और आप इसलिए खुश हैं कि आपके और इदारों के बीच में, यानी आपकी हुकूमत और इदारों के बीच में कोई तसादुम नहीं होगा। तो अच्छा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब पर डल गई ये बात, और शहबाज शरीफ साहब जाने पंजाब में जब उन्होंने किया था, और अब वफाक में भी शहबाज शरीफ साहब जाने। तो मुझे आपकी बातों से ना ये इसका तासुर लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान को हीलिंग टच, मुझे ये बताएं, आप बेनिश, आपका क्या ख्याल है कि हम इस रिपोर्ट के ऊपर एहतजाज करना चाहिए हमें कि जी इसमें हमारा नाम शामिल कर दिया गया, और मुद्दा सबको बात सुने, ये अभी शौकत यूसुफ सही साहब हैं। सर अलाउ मी टू से दैट, अगर आपने मुझसे पूछा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो सर अलाउ मी टू से दैट, आपको ये फिर कहना चाहिए कि उस टाइम के ऊपर जब हम ये बयानिया बना रहे थे कि जी ये जो एहतजाज है ये ऑर्गेनिक नहीं है, और ये करवाया जा रहा है, और ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से करवाया जा रहा है, तो आपके अंदर फिर इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि आप आवाम को आके कहेंगे भाई वो तो हम एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से सियासत कर रहे थे, हमने तो सियासत के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया। किसी ने भी कमीशन के सामने सर जाके ये नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है किसी ने सियासत के ऊपर। जब थोड़ी सी लाठी चार्ज हुआ ना, आपको, मैं तो मौके पे मौजूद था जिस दिन मौके पे, तो वहां से खन्ना पुल से एक साइड पे, और जो लोग आए थे ना थे वो सिविलियन कपड़ों में, उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर और रावलपिंडी पुलिस के ऊपर अचानक जिस तरह हल्ला बोल के मार के उनका कुचुमर निकाला था, मैं फिर आप क्या गड़े मुर्दे गुस्से उड़ा रही हैं। ये ऐसी बात नहीं थी कि ये जो है ना ऑर्गेनिक था या क्या था, वो लोग बिठाए गए थे लोगों का एक खास मकसद के लिए। अब कमीशन की रिपोर्टें, अगर हम सच बोल रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि जुबान जलती है, तो क्या करें हम। एक हमारे ऊपर इस वक्त 25 करोड़ अवाम का एक समझो जिम्मेदारी आयद होती है, और वो जिम्मेदारी हमसे ये तकाजा कर दिया कि हमको ज्यादा बातें ना करें इस सिलसिले में। शुक्र अल्लाह उन्होंने आए तो आए बरसरे इल्जाम ही आए, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम तो आए। हम तो खुश हैं कि चलें इस सारे किस्से में हमारे पे इल्जाम आ गया है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी उस वक्त कोई हमने। आपकी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुश हैं कि नहीं है, मुझे आपका मौकफ आ गया। इट इज बीन वेल टेकन सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मेरे साथ रहिए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब यहाँ से शुरू करें। मुश्ताक साहब कह रहे हैं हम खुश हैं, और सारा उन्होंने एक्सप्लेनेशन आपकी उनकी सुनी। क्या आपको लगता है कि जो रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि भाई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और ये जो एहतजाज था फैजाबाद जो धरना था ये ऑर्गेनिक धरना था, इसके अंदर कोई साजिश नहीं थी, आप एग्री करते हैं या आप ये समझते हैं कि उस टाइम की पंजाब ऑर्गेनिक धरने में कभी पैसे तकसीम किए जाते हैं? बस ये एक सवाल है बस। अच्छा ठीक है सर, ये पता नहीं भाई, ये सवाल ना आप वो शाहिद खान अब्बासी साहब से आपकी मुलाकात होगी सर, और ऐसे इकबाल साहब की होगी, तो फिर आप उनसे जरूर पूछिएगा कि ये पैसे कैसे तकसीम हुए। अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट में कहा गया है इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम की वफाकी और सूबाई हुकूमत की, या फिर उनकी इनकॉम्पिटेंसी थी कि वो फैजाबाद धरने को हैंडल नहीं कर सके? अच्छा देखें, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट होती है 2013 के अंदर
जब धांधली की रिपोर्ट मुरतब हुई तो कहा गया कि जी धांधली नहीं हुई है, सिर्फ बेकायदगियां हुई हैं। आपको याद होगा सारा। उसके बाद मॉडल टाउन की रिपोर्ट आई, फिर ये आई। देखिए पाकिस्तान की रिपोर्ट से फायदा क्या होता है, मुझे जरा कोई बता दे। ये तो हम एक नुकसान कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नुकसान, क्योंकि 3-3 महीने 4-4 महीने पूरा पूरा साल, फिर वो जो 2-3 लोग होते हैं 4 लोग होते हैं, फिर उनको पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट मुरतब करते हैं। और रिपोर्ट ऐसी मुरतब करते हैं कि ना उसमें किसी को सजा होती है ना उसमें किसी को जजा होती है, बस एक रिपोर्ट है, आ गई हो चली गई हो, टीवी पे भी आ जाती है और खत्म बात। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है। कोई वाकया होता है, कोई चाहे अच्छा है या बुरा है, जो भी है, आवाम को हकीकत का तो पता चलना चाहिए। अभी 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 मैं कहूंगा ये खराब है और वो नून लीग कहेंगे जी नहीं है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, दूसरा के रिपोर्ट तो वो होनी चाहिए कि उसमें कोई किसी को शकू को शबात ही ना रहे। उसका बता दे कि क्लियर कट बता देना कि ये रिस्पॉन्सिबल है। मसला तो ये है ना, इस ये कितनी बदकिस्मती है। अब दूसरी अब और भी कोई रिपोर्टें अभी आने वाली है ना, बहुत सारी अभी और भी चीजें बन रही हैं कि जी इस पे कमीशन बनाओ, इस पे कमीशन बनाओ। मैं यकीन करो मैं इस चीज से तंग आ गया हूँ। मैं किसी देखे वाकया हो जाता है जी इस पे इंक्वायरी शुरू, इंक्वायरी क्या होता है, 2 महीने तक बंदा मुअत्तल रहता है, तीसरे महीने उसको बहाल कर दिया जाता है और जो बंदा मरा होता है मर चुका होता है। ये देखो ये पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चाहिए कोई बनाए तो वो रिपोर्ट बनाए कि जिसमें कोई सजा हो जजा हो। ये क्या बात हो गई, ये तो कुछ बात नहीं हुई ना। इतना लोग उसमें सफर हुए, कितने दिन तक, 4-5 दिन तक लोग बेचारे पिंडी इस्लामाबाद के लोग कितने सफर हुए, तो समझ नहीं आ रही। मैं तो इस पे और कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज आपको बताऊं साहब, आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आप तो माशाल्लाह इतने वेल कनेक्टेड हैं, आपके पास तो वो खबरें भी होती हैं पीटीआई वालों के पास, तो जो किसी और के पास नहीं होती। आप बता दें कि किसको सजा होनी चाहिए थी या ये रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए थी। यही तो सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ ना। अब तो रिपोर्ट पब्लिक है 149 सफात की, वी कैन कमेंट ऑन इट, यू हैव ऑल द राइट टू कमेंट ऑन इट सर। देखिए मैं कमेंट उस वक्त करता जब इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होती है। इस मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती नहीं है मेरे बहन, बिल्कुल नहीं है। ये आपको भी पता है, सबको पता है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में वो ये कि हम अपने आइन को बहाल करें, हम अपने कानून उसको बहाल करें ताकि ये निज़ाम चले। इस वक्त जो है ना निज़ाम हर चीज मफलूज है, बस जो जिसका ताकतवर है वो अपना निज़ाम चला रहा है। ये कभी इस तरह नहीं हुआ इलेक्शन हुए हों और इलेक्शन के बाद लोगों को आप सीटें छीन कर दे रहे हैं कि जी ये आपका हो गया, ये उसका हो गया, ये मखसूस ये हो गया। ये कभी नहीं हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैंने कभी नहीं देखा है अपने उसमें। मेरा 60 साल उम्र है और 10 साल में इक़्तिदार मेरा, मैं कभी भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ छोटा सा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और कितनी हुकूमतें बदल दी गई। मैं गुलाम इसहाक की हुकूमत मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट था उस वक्त। बेनजीर की हुकूमत टूटी, उसकी मैं बड़ी मजे की बात है कि हम साबिर शाह साहब वज़ीर आला थे, हम उनके साथ गए उधर तुरबेला डैम, वहाँ हम खाना खा रहे थे और सारे जर्नलिस्ट थे और उनको फोन आ गया कि आपकी हुकूमत खत्म हो गई। दूसरा सरदार मेहताब साहब से हमारी शाम को मुलाकात हुई, वो सुन रहे होंगे, हमारे अच्छे दोस्त भी थे, उस वक्त में सहाफत में था। और एक बंदे के ट्रांसफर थे, वो मेरे पास आए तो मैंने सरदार साहब से कहा जी इनकी ट्रांसफर ये मांग रहा है, क्या करें। उन्होंने कहा जी करा दो। वो बंदा ट्रांसफर होके तो आ गया चारसदा, एक एसपी था, और सरदार साहब चल गए स्वात, और स्वात में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, वहां गिरफ्तार होके आया। अगले दिन मैं देखा तो वो जो जिस बंदे की ट्रांसफर हुई थी उन्होंने हथकड़ियां लगा के, वो तस्वीर मेरे पास अभी भी मौजूद है, वो हथकड़ियां लगा के सरदार साहब को गाड़ी से उतार के अदालत में पेश कर रहा है। तो ये हमारे हालात हैं। ये देखें, खुदा के लिए मैं सबको कहता हूँ कि देखें, चाहे मेरी पार्टी है कोई और है, जमहूरियत लेकर आए पार्टियों के अंदर, पार्टियों में जमहूरियत आएगी तो मुल्क के अंदर जमहूरियत आएगी, वरना ये हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। ये सारी जिंदगी आवाम सफर हो रही है। आप यकीन करें क्यों इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, क्यों की मैं पूछना चाहता हूँ ना, हम क्यों हमें इतने अरसे ख्वार रखा गया, फिर जाके हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वोट मांगते हैं और रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने। मतलब सही बात है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। ये नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं। 99 में सुबह मैं वजीर आजम था, शाम को जो है वो मैं
हाईजैकर बन गया और फिर मुझे क्यों निकाला और केस पनामा था और निकाल अकामा पे दिया। ये बिल्कुल आपने सही कहा, एग्री करते हैं। बल्कि आपका और नवाज शरीफ साहब का तो मौकफ इसके ऊपर सेम हो गया है कि हर पार्टी जो है वो यही शिकायत करती है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और शिकायतें कुछ पीपल्स पार्टी की भी सुनेंगे कि उनको ये रिपोर्ट क्या लग रही है, कोई दमखम लग रहा है या उनको लग रहा है कि बस सब कुछ अच्छा है और सिर्फ एक डस्ट को सेटल डाउन किया गया है। इस बारे में हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आज बने हुए हैं जी जुल्फिकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुश्ताक मिनहास PMLN से एंड वेरी ऑनरेबल शौकत यूसुफ जई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जुल्फिकार अली बदर साहब, योर कमेंट्स ऑन द रिपोर्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस 149 सफात को किस तरह से देख रही है? बिनिश, मैंने रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो मैंने आपकी गुफ्तगू से एनालाइज किया है, ये रिपोर्ट जो है ये एक जिस तरह की बाकी सारी रिपोर्ट्स आती हैं एक जनरलाइज करके उसमें एलेज्ड कर दिया गया है कि किसकी गलती थी क्या था, बट इस रिपोर्ट का एंड रिजल्ट कुछ नहीं है कि इसके ऊपर ना कोई आगे फर्दर दिस नॉट अ केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर एक्शन। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये एक जो है खाना पूरी करनी थी, उस खाना पूरी को कंप्लीट कर लिया गया है और इसके ऊपर कोई ऐसा चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। और जिन लोगों को इलेज किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उसको ना उसका कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, क्योंकि ये अभी रिपोर्ट जब विद द पैसेज ऑफ सम टाइम आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट के बारे में इलेक्शन तक जाते हैं किसी ने इसका जिक्र भी नहीं करना। तो लिहाजा इसमें ये एक होम्योपैथिक सी रिपोर्ट है जिसका कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल एलेज कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ इसमें, अनलेस एंड अनटिल मैं इस रिपोर्ट को पढ़ के मज़ीद इसकी जो है बारीकियों में जाता हो तो बात करता। तो अभी तो सिर्फ मैं इस पे इतना ही कमेंट करूँगा। ठीक है जी। मुश्ताक साहब, आज निकले हैं जो है नवाज शरीफ साहब एंड मरियम नवाज अड्डा प्लॉट पे पता कर रहे हैं, वो अपना एक बॉक्स पॉप कर रहे हैं जैसे हम रिपोर्टर्स एंकर्स करते हैं कि हाँ जी रोटी सस्ती हुई है कि नहीं हुई है। तो निकले थे नहीं सर, तो फिर आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अब नवाज शरीफ साहब आवाम के बीच में रहेंगे, बाहर ही निकले रहेंगे, कि अभी फिर पेट्रोल का जब इफेक्ट आएगा कीमतें बढ़ने का फिर वापस अंदर चले जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्यों ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ कोई अवाम में नहीं है या अवाम में अभी आएंगे या उनकी कोई तकरीब रोनमाई होगी? मियां नवाज शरीफ को कोई 40-42 साल हो गए हैं, वो अवाम के ही अंदर हैं। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। आप ये गलत फहमी आप या तो हमें छेड़ने के लिए आप ये कह देते हैं। नवाज शरीफ कब अवाम से जो है ना, जब इस मुल्क से उनको जलावतन किया गया, उसके अलावा वहां पर भी मियां नवाज शरीफ ने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। वहां पर भी जो लोग पहुंचे, चाहे वो सऊदी अरब में थे या आप लंदन में हुए, मियां नवाज शरीफ तो उसी तरह दफ्तर आते थे सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे। मुझे नहीं लग ख्याल के मियां नवाज शरीफ जो है ना कभी अवाम से दूर रहे हैं। और अच्छी बात है अगर वो आ जाएं बराह रास्त जो है ना लोगों से, एक तो अपनी यानी एक तो जो उनको असर सूरत लोग मिलने के लिए बेताब है। नवाज शरीफ को देख, इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस वक्त सबसे अहम आदमी नवाज शरीफ है जिससे लोग मिलना चाहते हैं। तो इसलिए अगर वो आए हैं तो वो बिल्कुल रूटीन के मुताबिक आए हैं, मामूल के मुताबिक आए हैं, और वो मजीद आगे इस तरह की सूरत हाल, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश जरूर है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जद्दा चले जाएं या लंदन चले जाएं, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो है ना वो इस हद तक पूरी हो सकती है कि कभी कोई चेकअप करना हो तो फिर जाएंगे, या कभी अपना रोज़ा रसूल या रोज़ा खुदा जो वहाँ पर मक्का उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा उन्होंने जाना हुआ तो वो जरूर जाएंगे। ये एक मजहबी फरीज़ा है। बाकी वो पाकिस्तान के अंदर हैं, 2 सूबों में, मरकज में उनकी हुकूमत है, सूबा जो बलूचिस्तान है वहाँ पर वो पोजीशन पार्टनर है। हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमें नजर आए, रोज नजर आए, दिन में 2-2, 3-3 बार नजर आए। हम तो चाहते हैं भाई, वो खित्ते के सबसे सीनियर लीडर हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई मिड टर्म इलेक्शन की तरफ कोई बात जाएगी? ये कल से बहुत हवा गर्म है, बेसिकली एक्चुअली पिछले 48 घंटों से बहुत हवा गर्म है कि जी मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो उस तरफ कोई बात जाती हुई दिखाई दे रही है, और क्या वो आपकी पार्टी के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कोई फायदेमंद साबित होगा सर? देखिए जी, किस चीज में तो मुझे तो नहीं लग रहा, जैसे जो है ना गुफ्तगू करने के लिए, अफवाह उड़ाने के लिए पाकिस्तान से अच्छी साजगार फिजा कहीं भी नहीं होती। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान जैसे एक यानी पसमानदा और तरक्की पजीर मुल्क में ये कोई
अयाशी तो नहीं है कि आप इलेक्शन कराएं, फिर मिड टर्म इलेक्शन कराएं, फिर उसके बाद वो भी उसके नताज पसंद ना आए तो फिर अगला इलेक्शन करा दें। ये ऐसी बात नहीं है, ना कोई मिड टर्म होगा अभी फिलहाल, ना कोई बड़े वो कहते हैं ना खुदा खुदा करके एक इलेक्शन भुगताए हैं, तो अब आप एक मिड टर्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, कुछ क्या होगा मिड टर्म करा के? यही हुकूमत है, बेहतरीन हुकूमत चलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताजर दोस्त जो स्कीम है जिसमें जो ताजर हजरात हैं हमारे, वो भाई अगर अपने आप को रजिस्टर करा लें और टैक्स नेट के अंदर आ जाएं और बाकायदगी से टैक्स देना शुरू कर दें, तो अल्लाह यानी साजगार माहौल बनाएगा। शायद हमें 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद शायद हमें बिल्कुल किसी IMF के पास या किसी सऊदी या किसी UAE वालों के पास ना जाना पड़े। बड़े कमाल किस्म के आप सियासतदान हैं और उससे भी कमाल किस्म के आप मीडिया पर्सन हैं। आपने जो मैसेज दिया है ना PTI को, मैं यही चाहती थी कि यही मैसेज आए ताकि मुझे पता चले कि असल में क्या है। तो ये जो मैसेज दिया है ना, इसके ऊपर मैं रिस्पांस लूंगी PTI से इस ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक फॉर द फाइनल राउंड। वेलकम बैक जी। शौकत यूसुफजई साहब, ये देखें मुश्ताक साहब ने ना आपके साथ अपनी दोस्ती निभाई है और उन्होंने आपको बता दिया है कि आप किसी ख्वाब में या वहम में ना रहिएगा। ये हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं, कोई चक्कर नहीं है। ये जो खबरें आ रही है ना कि बड़ी ईद से पहले PTI वालों को कोई खुशखबरी मिल सकती है, और जाहिर बात है वो इशारा यही होता है कि जी ओ जी खान साहब तो बाहर आ जाएंगे बड़ी ईद से पहले। तो सर मैसेज आपको आपके दोस्त मुश्ताक मिजाज साहब ने ये दिया है कि अगर खान साहब बाहर आ भी गए ना बड़ी ईद से पहले, तो पार्लियामेंट में नहीं आता, कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही चलेगा मामला। ये 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने पूरे करने हैं। जी सर। देखिए इमरान खान तो अभी जेल में है ना वो, लेकिन शख्स को लंदन से लाया गया था कि आपको वजीर आजम बनाएंगे। तकलीफ तो उस बेचारे को होगी, हमें क्या तकलीफ है? हमें तो हमारी तो पूरी स्ट्रगल इमरान खान बाहर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाएंगे। और देखें हुकूमतें चलती हैं, देखें अगर आपका इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, आइन कानून की बालादस्ती हो, इंसाफ हो, आपकी माशी सूरत हाल बेहतर हो, तो तब हुकूमतें चलती हैं। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती हैं। आप इस वक्त आपके टोटल रिजर्व जो है वो 8 बिलियन थे और आप जाके 12 बिलियन पे पहुंचे हैं। तो $12 बिलियन रिजर्व पे हम इतने तो वो कर रहे हैं कि जी फलां से जगह से हमारे लिए वो आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई फलां। ये कितने अफसोस की बात है। दूसरी तरफ आप देखें $620 बिलियन आपका इंडिया का रिजर्व है, $620 बिलियन, और हमारे कितने हो गए? $12 बिलियन। ये हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरह इससे हम देखें 26.5 बिलियन डॉलर जो है वो इसका है, बांग्लादेश का है, वो हमसे भी ज्यादा है। तो हमारे रिजर्व कि हम किस उस पे हम तमाशा कर रहे हैं। ये जो रिजर्व ऊपर नीचे हुए हैं, ये जो फिगर्स हैं, आप फिगर्स में बड़े अच्छे हैं शौकत भाई, लेकिन ये जो रिजर्व्स ऊपर नीचे हुए हैं उसमें कोई ना कोई किरदार तो आपकी हुकूमत का भी होगा ना। आपके भी जो 4.25 साल 4.25 साल की जो हुकूमत थी उसमें भी होगा ना। और दूसरी बात ये कि आप देखें नवाज शरीफ साहब, आप कह रहे हैं उनको तकलीफ होगी, वो तो बाहर आज आवाम में पूछ रहे थे रोटी सस्ती हुई नहीं हुई, और आगे भी पूछते जाएंगे। उन्होंने अपना जो है वो चेक एंड बैलेंस सर आवाम के साथ शुरू कर दिया है। तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं PTI के लिए तकलीफ देना हो। जी सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें हुकूमत ने 2-3 काम किए हैं। एक तो ये कि IMF का जो हमारा मायदा था वो तो अप्रैल तक है ना, अप्रैल के बाद इनका मायदा शुरू हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो नचकारी इन्होंने शुरू कर दी है, PIA को बेचना, स्टील मिल को बेचना, अभी मजदूरों का धरना भी शुरू हो रहा है। आपको पता है एहतजाज का ऐलान हो गया है, एहतजाज शुरू हो गया है मजदूरों का। अब वो जो आपको पता है कि पाकिस्तान के मजदूर जब निकलते हैं ना, वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो जब निकलते हैं तो उनका बड़ा खतरनाक होता है। फिर दूसरी बात है कि इनके जो अपने इलाई हैं पीपल्स पार्टी, उनके जो लीडरशिप है चौधरी मंजूर, मंदुखैल साहब, ये सारे उसको लीड कर रहे हैं। तो ये आपको कोई आसान गेम नजर आ रही है? या तो ये नजकारी से दस्तबरदार होंगे जो नहीं हो सकते कि बिडिंग हो गई है, और अगर नजकारी करते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो मजदूरों का साथ देगी या हुकूमत में रहेगी? क्योंकि उनकी तो सारी सियासत ही बात आपने शौकत भाई, आपने तो बड़ी गहरी नजर रखी हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिलेशंस के ऊपर। मेरे पास वक्त कम है सर, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, इसका जवाब ले लूं सर क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। शौकत भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ बात जाएगी, या आपको भी लगता है कि इस हुकूमत को जो है अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि PTI वाले आपकी हर मूव के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि आप कहां हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और कहां आप नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे? जी सर। मेरे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ ये जो
टेन्योर है ये 5 साल का पूरा होगा और मिड टर्म इलेक्शंस कहीं नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज मुल्क ही मुतम्मिल नहीं है। और इसमें खान साहब बाहर आए या अंदर रहें या जो भी मामलात हों, वो एक और फ़र्क चीज़ होगी। उसका हुकूमत के खान साहब का आने का हुकूमत के जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बिकॉज इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा ये हुकूमत तो टाइम पूरा करेगी। और जहाँ तक बात रह गई निजकारी की, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो बारहा दफ़ा ये कह चुकी है कि आप 100% निजकारी की बजाय प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर आएँ। तो इसके ऊपर अभी हमारे साथ कोई बातचीत हुई नहीं है हुकूमत की, तो जब बातचीत होगी तो हमारी तरफ से उनको बताया जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आए। और टेंडर आ चुका है। जी जी, वो टेंडर बिल्कुल आया है, मैंने भी आज ही देखा है कि इंटरनेशनल उसके ऊपर टेंडर आया है। तो ये अभी हुकूमत ने टेंडर दिया है, लेकिन अभी तक कोई बेड या कोई चीज़ को मामला आगे चला नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि हम जितना भी हो सके मज़दूरों के जो हुकूक हैं और जो लेबर यूनियंस हैं और जो लोग एम्प्लॉईज हैं तमाम इन ऑर्गेनाइजेशंस के जिनकी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, उनके राइट्स की, उनकी जॉब सिक्योरिटी की, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दामात किए जाने चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप इक़दामात भी करेगी, आवाज़ भी उठाएगी और उनके साथ खड़ी होगी। और हुकूमत को, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम और इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, वो हम सपोर्ट कर रहे हैं और वो अनकंडीशनल सपोर्ट है। जहाँ पे हमें हमारा कोई इख्तिलाफ राय होगा, अगर कोई इख्तिलाफ राय होगा तो हम उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हुकूमत का सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनके हर इक़दाम को या हर फैसले को हम सपोर्ट करें। उसके ऊपर अगर कहीं पे कोई डिफरेंस ओपिनियन या हमें लगेगा कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो उस पर हमारी लीडरशिप बिल्कुल आवाज़ उठाएगी और बात करेगी। फेयर इनफ सर, मतलब पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर है कि हम साथ साथ हैं और कभी भी हम साथ साथ हैं जो है वो कभी खुशी कभी गम में बदल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे बड़ा मजा आया आज आप तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करके। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।